अब हम लोग वापस आ गए अपने अमाइनो एसिड पे। हम लोगों का एक, ठीक है, ज्विटरायन की बात जो है, ज्विटरायन मीन्स क्या होता है कि जहां पे जो चार्ज है या कोई जो स्ट्रक्चर है उसका नेट चार्ज जो है जो जीरो हो जाए। इस पे थोड़ा हम लोग और डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो हम लोग अमाइनो एसिड से ही कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, एसिड बेस केमिस्ट्री। वहां पे ये सब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यही बात यहाँ बात करके छोड़ देते हैं कि यहाँ पे इसके पास माइनस चार्ज दिख रहा है, यहाँ प्लस चार्ज दिख रहा है। तो जब यहाँ -1 है, यहाँ +1 चार्ज हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, जीरो मिला, न्यूट्रल हो गया, तो ये क्या हो गया। तो बट सवाल ये है कि अभी हम लोगों ने आर में तो कुछ बनाया ही नहीं है। अगर हम आर साइड चेन में कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ नहीं करने का मतलब है हम अगर H यहाँ लगा रहे हैं तो भी ये कोई चार्ज तो जनरेट करेगा नहीं, तो फिर हमारा ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, उसका नेट चार्ज जीरो होगा। अगर हमने HCH3 लगा दिया तो भी नेट चार्ज जीरो होगा। तो ये आपका ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है। अगर हमने वैलिन लगा दिया, ठीक है, तो भी नेट चार्ज जीरो होगा, तब तो ये ज्विटरायन है। पर यहाँ अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज यहाँ पे कुछ लगा दिया तब क्या होगा। तो इसलिए ये हम लोग डिटेल्स में हम लोग को समझना ही है क्योंकि इस पे खूब क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। तो फिलहाल के लिए भी यहाँ पे बात करके छोड़ देते हैं और हम लोग इसको देखते हैं, आगे देखेंगे। तो ये अभी क्वेश्चन हम लोगों का बना ही हुआ है। अब जो अमाइनो एसिड होता है, अब देखिए, अब जो अमाइनो एसिड होता है फिजियोलॉजिकल पीएच हम लोगों का कितना होता है। अब देखिए एक और चीज है, फिर भी अभी देखिए बहुत स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये स्ट्रक्चर गलत है। ये जो स्ट्रक्चर साइड में बना है ये वाला, वो क्या गलत है। कहने का सेंस ये है, ये जो चीज है ये डिपेंड करती है जो स्ट्रक्चर। पहले तो स्ट्रक्चर से हमारा एक तो चीज ये समझ लीजिए कि हमें ये कार्बोक्सिल यहाँ दिखाएंगे हम लोग और NH3+ हम लोग यहाँ दिखाएंगे। फिर भी मैंने कहा इजी करने के लिए अगर आपको यहाँ बनाना है तो कर सकते हैं, बट याद रहना चाहिए। और ये बाकी H और R हम लोग ऐसे ही बनाया जाएगा आगे समझने के लिए। पर अब सवाल हम लोग फोकस कहाँ पे है। अभी पहला सवाल हम लोगों का जो हल हुआ या हम लोगों ने जो सॉल्व किया कि हमें ओरिएंटेशन कैसा रखना है मॉलिक्यूल्स, अरे इन ग्रुप्स का, तो ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा है कि इन यहाँ पे ये COH होना चाहिए, कब NH2 होना चाहिए, कब क्या होना चाहिए, अभी हमारा ये बाकी है। तो कहने का सेंस है कि बच्चों ये बात इस बात पे डिपेंड होती है कि आप किस pH पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है, प्लीज कल की क्लास के लिए ये एकदम याद रखना है प्लीज, कि इन लोगों की अपनी एक pK वैल्यू होती है। अब ये pK क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वो केमिस्ट्री वाला चीज स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी हम लोग बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लेके चलेंगे कि जो pK वैल्यू होती है वो ये बताती है कि वो प्रोटॉन को किस तरह से लूज कर रही है। क्या बताती है, किस तरह से लूज कर रही है। तो जो एसिड होता है, जो एसिड ग्रुप होते हैं वो प्रोटॉन जल्दी लूज करते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जिनकी pK वैल्यू कम होती है, यानी एसिड की pK वैल्यू कम होती है, तो वो जो प्रोटॉन हैं वो जल्दी लूज करते हैं, फास्ट लूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये इनकी pK वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। इस ज्यादा का मतलब ये है कि ये अपना प्रोटॉन जल्दी लूज करना नहीं चाहेंगे। मतलब इनके पास अगर प्रोटॉन है तो ये जल्दी लूज करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रही हूं, एक स्टेप और बढ़ रहे हैं हम। pK एक्चुअली में एक प्रकार की pH वैल्यू होती है। तो अगर इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या इसका मतलब हो गया, यानी pH वैल्यू कम है तभी ये अपना प्रोटॉन लूज कर देंगे, तभी तो एसिड आर ग्रुप प्रोटॉन डोनर, ठीक, जल्दी लूज कर देंगे। और ये क्या है, इनकी pK वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा होती है, यानी ये ज्यादा pH जब आप बढ़ाएंगे तब ये अपना प्रोटॉन छोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है अमाइनो ग्रुप क्या होता है, अमाइनो ग्रुप क्या होता है,
अमाइनो में ऐसे लिख देती हूँ NH3 प्लस लिख देती हूँ और मैं ये लिखती हूँ दिस इज बेसिक ग्रुप। और ये जो बेसिक ग्रुप होते हैं इनकी पीके वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पीएच ज्यादा बढ़ाएंगे तब जाके ये अपना प्रोटॉन लूज करते हैं, नहीं तो इनको प्रोटॉन लूज करने का मन नहीं करता। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, वो एसिडिक ग्रुप होते हैं और ये क्या होते हैं, इनकी पीके वैल्यू कम होती है। इसका मतलब ये है कि ये कम पीएच पर ही प्रोटॉन लूज कर देते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रख। अब एक अगर आप लोग की इजाजत हो तो एक चीज और बोल देते हैं कि इसकी कितनी पीएच वैल्यू। अब आप ये कि भाई कितनी पीएच वैल्यू पर ये अपना प्रोटॉन लूज करेंगे, तो यहाँ पे जो इस कार्बन से सटा हुआ जो अमीनो ग्रुप होता है, अब मैं सटा हुआ क्यों बोल रही हूँ, डायरेक्टली अटैच, यानी और ऐसे भी तो ग्रुप हो सकते हैं साइड चेन में जो कि बाद में अटैच हो अमीनो ग्रुप, ऐसा हो सकता है, हम लोग देखेंगे। तो जो इसके बगल में वाला अमीनो ग्रुप होता है ज्यादातर इनकी वैल्यूज जो है 9.8 या 10 समथिंग होती है। यानी आप सोचिए 10 पीएच जब आप बढ़ाएंगे तब ये अपना अमीनो ग्रुप प्रोटॉन लूज करेंगे। ठीक है, जैसे है ना, ये NH2 है पर एक्चुअली ये तुरंत NH3 में आ जाएगा, क्यों, ये प्रोटॉन को ले लेगा। जब आप बहुत बढ़ाएंगे तब ये अपना जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन आया है, क्योंकि देखिए मेन क्या होता है NH2 है, जब ये एक प्रोटॉन लेगा तब ये NH3 प्लस बनाएगा, फिर आप इससे प्रोटॉन अगर ले लेंगे तो ये फिर से क्या बना देगा, NH2 बना देगा, राइट। तो ये कब लूज करेगा, 9.8 यानी इतना पीएच जब आप देंगे तब ये इस पोजीशन में आएगा। और ये जो है लगभग 2 या 2.3 पीके वैल्यू इसकी होती है, यानी आप बस 2 से थोड़ा सा ऊपर ले गए, इसने अपना प्रोटॉन छोड़ दिया। आई होप सबको क्लियर होगा। अब बस सवाल ये है कि फिजियोलॉजिकल पीएच हमारी बॉडी का कितना होता है, 7.4। फिजियोलॉजिकल पीएच होता क्या है, फिजियोलॉजिकल पीएच हमारी बॉडी या सेल में पाया जाने वाला वो पीएच होता है जिस पर ज्यादातर एंजाइम्स की, क्योंकि ज्यादातर एंजाइम्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ एसिडिक एंजाइम्स भी होते हैं ना, वो उस पे जैसे है ना पेप्सिनेज, ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में वो एक्टिव होते हैं, या वो एंजाइम जो लाइसोसोम्स में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो उस पे चलती है, तो ये वो पीएच होता है हमारे बॉडी सिस्टम का। तो अगर हम आपसे पूछे कि बच्चों 7.4 पीएच पे कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज कर चुका होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए 7.4 है और इसकी पीके वैल्यू कितनी है, 2 है, और आपका बॉडी पीएच कितना होता है 7.4, तो हमेशा वो किस में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। तो एट फिजियोलॉजिकल पीएच अगर आपसे पूछा गया है या 7.4 पर या 7 पर, ये तो अपना प्रोटॉन लूज कर देगा। ठीक, और NH3 प्लस जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। तो हमारे पास एक और वर्ड, 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछे भी गई हैं, है ना, स्टेटमेंट्स में दिया भी गया है। तो इस पीएच पे क्या हो गया, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में इसने अपना प्रोटॉन लूज कर दिया। क्यों लूज किया, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू कम है। क्यों कम है, क्योंकि एक एसिडिक ग्रुप है, तो उससे क्या हुआ, क्योंकि तो वो प्रोटॉन को जल्दी लूज कर देगा, वो बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अभी तो बस इसके हिसाब से 7 ही पीएच आपने दिया है, ये तो 10 पीएच के बाद अपना ये प्रोटॉन लूज करेगा। ठीक है, तो इट्स गेट डीप्रोटोनेटेड और ये प्रोटोनेटेड हो जाता है। तो हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर दिया। तो अब हमारे पास अब हमारे पास क्या है, अब आपके पास ये जो सामने स्लाइड आ रही है ये आपको क्या बता रही है कि हम लोगों ने काफी कुछ क्लियर कर लिया। जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि भाई अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर में हमारे पास एक अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन क्यों होता है, क्योंकि वो प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 2 होते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। तो प्रियोरिटी और IUPAC के
हिसाब से ये प्रायोरिटी ग्रुप हुआ, तो उसके पास पाया जाने वाला जो पहला कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है उसको हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, इससे जो डायरेक्टली अटैच होगा वो अल्फा अमीनो ग्रुप होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कभी कभी इसी तरह से नोटेशंस दिए जाते हैं। ठीक, अल्फा अमीनो ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिल, जो डायरेक्टली कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है हमारे अल्फा कार्बन से वो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन, और फिर इससे अटैच हुआ हमारा साइड चेन या आर ग्रुप कहलाता है। हमारा जो प्रोजेक्शंस होगा, जो प्रोजेक्शन के हिसाब से जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो होगा इस तरफ हम कार्बोक्सिल ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरीके इस तरफ ये, क्योंकि ये कहां पे होता है, ये वेज प्रोजेक्शंस में आएगा, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी उल्टा बोल दिया, दिस विल बी डैश एंड दिस विल बी वेज। तो वेज प्रोजेक्शन के हिसाब से इस तरीके से हमें ऑर्डर में रखना होगा, कार्बोक्सिल, अमीनो, साइड एंड हाइड्रोजन। ये हमारा प्रोजेक्शन के हिसाब से हुआ। और स्ट्रक्चर में हमें क्या ध्यान में रखना है, फिजियोलॉजिकल पीएच की जब भी बात की जाएगी तो हमें ये माइनस साइन में रखना है और ये हमारा प्लस साइन में होगा, क्योंकि ये डिप्रोटोनेट क्यों होगा, क्योंकि अब आपको पता है इसकी पीके वैल्यू 2 है, इसलिए 7 पीएच पे ये अपना लूज कर चुका है, और ये इसकी 10 होती है या 9.8 या 9 समथिंग होती है, 9 to 10 भी आप कह सकते हैं। तो ये अभी लूज नहीं किया है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, और ये डीप्रोटोनेटेड, ये भी हम लोगों का ये भी स्ट्रक्चर में ही आएगा। तो स्ट्रक्चर में हमारी चीजें हो गई, प्रोजेक्शंस क्लियर होने चाहिए, प्रोजेक्शन के साथ साथ हमें डी फॉर्म, एल फॉर्म और डी एंड एल आइसोमेरिक फॉर्म, और सारे एनाइंशोमर, डाइस्टीरियोमर, ये सब भी पता होने चाहिए, सारी टर्मिनोलॉजीज। अल्फा एल अमाइनो एसिड हम क्यों कहते हैं, ज्विटरायन की भी बात की, बट अभी डिटेलिंग हम लोग और करेंगे। अल्फा एल फॉर्म जो है वो सबसे कॉमन फॉर्म है जो पाया जाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जो बात की थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई वोंट रिमेम्बर कहाँ, बट मेरे पास ये था तो मुझे लगा मैं इसको भी डिस्कस कर देती हूँ कि अगर हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी पता है, मीन्स कि वो कितना रोटेट हो रहा है, उसके बिहाफ पे जो सैंपल हमने डाला था, सैंपल हम लोग कहाँ डालते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के थ्रू जिसमें हम देखते हैं पोलरीमीटर यूज करते हैं, और हमें अपने सैंपल की अगर हमें रोटेशन वैल्यू पता है, रोटेशन वैल्यू पता होने का मतलब कि अल्फा कितना रोटेट हो रहा है प्लस या जो भी वैल्यू अगर हमें पता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, उस सैंपल में जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, और फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, अल्फा 25 देन डी ऑब्जर्व रोटेशन जितना कि ऑब्जर्व आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, देन ऑप्टिकल पाथ लेंथ शुड बी इन डेसीमीटर, राइट, और फिर आप कंसंट्रेशन, यानी आपको क्या पता है कि जो कंसंट्रेशन है अल्फा 25 इसकी भी वैल्यू दी रहती है, ऑब्जर्व रोटेशन दिया हुआ है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ 1 आप मान सकते हैं, मतलब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं मेंशन है तो आप वही मान के चल सकते हैं, अगर मेंशन है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन जो आपका आएगा वो कितना आएगा, ग्राम पर डेसीलीटर में, ठीक है। और यहाँ पे जो डी लाइन है एक्चुअली वो एक तरह से स्टैंडर्ड मान के लिया गया है कि डी लाइन ऑफ किसका, सोडियम का, किस वेवलेंथ पे, 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। हालांकि हम थोड़ा वेवलेंथ के बारे में भी जब हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री वाला टॉपिक डील करेंगे तो वहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एक वेव जो है दूसरे वेव से कैसे डिफर करती है, राइट, ये सब डिटेल बात करेंगे। बट क्योंकि आप लोग ये वर्ड सब सुने होंगे कि हाँ 589 की स्पेसिफिक वेवलेंथ पर हमने ये लिया, और 25 यहाँ पे क्या कर रहा है मेंशन, वो दिया हुआ है दैट इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हम अपना इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और वो सैंपल का कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा भी नहीं है बट 1-2 जगह आना शुरू हो गए हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि हमें ये भी आना चाहिए,
ठीक है। तो हम लोग एक चीज आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एल आर्जिनिन दैट रोटेट्स द इंसिडेंट लाइट ऑफ 0.35 डिग्री इन एन ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ 1 डेसीमीटर। मैंने कहा था जो डेसीमीटर है वो मेंशन किया हुआ है 1 है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। सभी वैल्यूज को आपको क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला था, आपने सब ऑब्जर्व रोटेशन 0.35, 100, 12.5 और यहाँ पे आपका जो था, मतलब इसको अरेंज कर लेंगे फॉर्मूले को, मैं उस डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, और आर्जिनिन का कंसंट्रेशन जो है वो आराम से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूले को अकॉर्डिंगली हमने शिफ्ट कर दिया कि यहाँ पे अल्फा 25D जो अभी हम लोगों ने मेन फॉर्मूला देखा था वो वहां पे अल्फा 25D यहाँ पे लिखा हुआ था, और आर्जिनिन कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन जो है वो इस साइड था, तो हमने शिफ्ट कर दिया एंड वी कैन कैलकुलेट यूजिंग अ सिंपल मैथमेटिक्स, राइट। तो जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारी 2.8 है। आप तो मैंने यहाँ पे NH3 प्लस लिखा, COO माइनस H, then this is R, and again the next one is COO minus NH3, sorry, this H NH3 plus, ये मैंने क्या बनाया, L and D अमाइनो एसिड। क्लियर। तो दूसरी बात ये भी सामने आती है कि ये जो L मैंने लिखा है कैपिटल L एंड कैपिटल D, यानी मैंने ये किसकी बात की है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात की है। जब हम L कैपिटल L और कैपिटल D लिखेंगे तो ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। तो मेरा कहने का सेंस, अब पूछने का अब सेंस ये है, क्या ये लोग स्टीरियो आइसोमर्स हैं? ओके, हाँ, तो ये लोग ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो हम अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात दी गई है तो हम लोगों ने बार बार हमने इसको इसलिए डिस्कस किया कि कहीं ये कंफ्यूजन हो, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा एल स्टीरियो आइसोमर्स, राइट, ऐसे करके। तो आप लोग सोचें कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात आने लगती है एल और डी, ये भी बात सही है ना। L और D की बात आने लगती है स्मॉल और स्मॉल d की, जहां पे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, जहां पे हम फिर बात करना शुरू कर देते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी से ही रिलेटेड हम लोग क्या बात करना शुरू कर देते हैं, हम लोग रोटेशन की बात शुरू कर सकते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। हम लोग ये सारे चीजें शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये स्टीरियो आइसोमर एनांशियोमर्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात है कि नहीं, ये L और D जो है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, इसके पास कायरल सेंटर है, तो कायरल कार्बन सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या स्टीरियो आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं। हम लोगों ने कल भी बात की थी, हालांकि सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट में बोल दिया था, बट इतना कुछ डिस्कस हो चुका था, तो मैं ये समझती हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। बस ये थोड़ा सा जज करने के लिए कि अगर ये L एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन, एक स्लाइड पे भी इस पे थी कि D और L अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये या तो D या L स्टीरियो आइसोमर्स हो, इफ यू रिमेंबर। तो ये दिमाग में रहना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग फिर क्या होता है, नहीं स्मॉल L और स्मॉल D को ही हम स्टीरियो आइसोमर कहेंगे, पर ये बात ऐसी नहीं है। ये तो सिर्फ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, पर ये दोनों ही क्या दिखा सकते हैं, अपना एक ऑप्टिकल रोटेशन दिखा सकते हैं, यानी ये स्मॉल L स्मॉल D ऐसे हो सकता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ ये हो सकते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमेरिक प्रॉपर्टी शो करें। तो ये जो स्लाइड है, जो कल का थोड़ा सा रैपिंग अप, थोड़ा सा जो चीज थी वो क्लियर हो गई है। तो D and L स्टीरियो आइसोमर ऑफ एनी कंपाउंड हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल केमिकल रिएक्टिविटी विद 2 मेजर एक्सेप्शन।
क्या एक्सेप्शन होता है? ज्यादातर चीजें सिमिलर होती हैं, बट दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इक्वली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे ही हमने ये अनाउंस कर दिया कि ये L है और ये D है, तो हो सकता है कि ये जो कैपिटल L है वो रोटेट कर रहा हो राइट डायरेक्शन में और D रोटेट कर रहा हो L डायरेक्शन में, राइट। बट दे आर क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी हम यहाँ पे इनके लिए बोल सकते हैं, और ये हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये जो L है वो D साइड यानी राइट साइड में रोटेट हो रहा हो, और ये L। जो भी स्टेटमेंट अब दिए जाएंगे, जितना भी घुमाया जाए, तो आई डोंट थिंक कि आप कंफ्यूज अब होंगे, राइट।